अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम अक्सर सोशल मीडिया पे जब रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो स्क्रॉल करते करते कुछ ऐसे भी हक़ाइक़ हमारे सामने आ जाते हैं जिनके बारे में हम कभी सोच नहीं रहे होते। जैसे रिसेंटली मेरे सामने से एक फ़ैक्ट गुजरा कि इस पूरी दुनिया में 1.6 अरब लोग ऐसे हैं जो खून की बीमारी में मुब्तला हैं, यानी कि आबादी का एक इतना बड़ा चंक, 1/4 से भी ज़्यादा की आबादी, अब आप सोचें ऑलमोस्ट 1/4 हाँ, जो आबादी है वो खून की बीमारी में मुब्तला है। देखें जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सद्देबाब के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन हम अभी भी जो है वो थैलेसीमिया जैसे मर्ज से, और आप सब लोग थैलेसीमिया के बारे में जानते हैं। थैलेसीमिया के हवाले से हमने भी बहुत ज़्यादा शोज़ किए हैं पाकिस्तान में, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा कैंपेन्स भी होती है, क्योंकि देखिए कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं, जहाँ पर आपको खून पे इंसार करना पड़ता है। तो थैलेसीमिया इज़ वन ऑफ देम। और हमारे मुल्क में मैं अपने आसपास देखती हूँ लोग ब्लड डोनेट करते हुए इतना कतराते हैं कि उनको लगता है कि पता नहीं अगर मैंने ब्लड डोनेट कर दिया तो ब्लड डोनेट करने से कहीं हम मर ना जाए, हमारा एचपी लेवल नीचे गिर जाएगा तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमारी अपनी सेहत तबाह बर्बाद हो जाएगी। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर्स आज हमारी हेल्प करेंगे कि हम इस बात को समझें कि ब्लड डोनेट करना हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है, और साथ में हमने ऐसे कौन कौन से इक़दाम लेने हैं कि जिससे हमारी आने वाली नस्लों में खून से रिलेटेड बीमारियां ना पैदा हों। छोटे बच्चों के कैंसर में जो सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो खून की बीमारी का ही है। और ईरान जैसे मुल्क में भी जब शादी होने वाली होती है तो उससे पहले जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स होती हैं वो दिखाते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप देखें कोई थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर की आपस में शादी तो नहीं हो रही। ये टेस्ट ऐसे है जो कि ज़रूर होने चाहिए ताकि आने वाली हमारी नस्लें इस तकलीफ़ दे बीमारी को बर्दाश्त ना करें। मेरे साथ यहाँ पे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद होगा। आप लोग उनको कॉल भी कर सकते हैं, और आपका कोई सवाल हो इसी से मुतालिक तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। मेरे साथ शो में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सना अजहर, जो कि जनरल फिजिशियन है, स्पेशलाइज्ड इन इंटरनल मेडिसिन। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, न्यूरोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन है, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नईम जब्बार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम आप तमाम तर लोगों को अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो ये बड़ी परेशान कुन बात है कि दुनिया की 1/4 जो आबादी है वो खून की कमी की बीमारी में जो है, मतलब एक तो खून की कमी भी उनको, और उसके बाद जो खून से रिलेटेड जो बीमारियां हैं ये बजाय कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो, जैसे डायग्नोसिस बढ़ते चले जा रहे हैं, ये मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर साहब कितनी किस्म की खून की बीमारियाँ पूरी वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो? वैसे देखें, अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करें कि बिनाइन और मेलिग्नेंट हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर, के कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कैंसरस बीमारियां नहीं हैं, लाइक बिनाइन हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हम उनको कहते हैं, जिसमें खून की कमी होती है। और उसमें जो कॉमन है हमारे जैसे ममालिक में स्पेशली वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमियाज होते हैं, खासतौर पे लाइक आयरन की कमी है या विटामिन B12 की, या वो तो हमारी ख़वातीन देखे जाए तो मुझे लगता है 50% से ज़्यादा ख़वातीन को तो है ही प्रॉब्लम। नॉट ओनली इन वुमेन बट बच्चों में भी बहुत कॉमन है ये हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। इनफैक्ट मेल पॉपुलेशन में भी काफ़ी हमारे जैसे कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है ये। सो ये एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसके अलावा जिस तरह से अभी हमारी रिपोर्ट में दिखाया गया मरूसी बीमारियों की बात की गई, तो थैलेसीमिया इज़ वेरी कॉमन इन ओवर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। खासतौर पे थैलेसीमिया में बीटा थैलेसीमिया जिसकी खासतौर पे हम बात करें, एक सिकल सेल डिजीज़ होती है या सिकल थैलेसीमिया होता है, वो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है मिडल ईस्ट में या वेस्टर्न कंट्रीज में। अगर टेस्ट हो जाए डॉक्टर साहब, दिस कैन बी अवॉइडेड। अगर पता चल जाए कि जी थैलेसीमिया माइनर 2 बंदे ना हो तो आप बचा सकते हैं। इसका हल ही ये है प्रिवेंशन। बेसिकली इलाज पे हम बात कर रहे होते हैं, ब्लड अभी भी जैसे रिपोर्ट में भी, और कि ब्लड लगना और ये तमाम मामला, लेकिन जो इसका एक्चुअल हल है, सोल्यूशन है, दैट इज़ प्रिवेंशन। और वो आसानी से, जैसे आपने शुरू में बात की ईरान के बारे में भी बात की, तो ये बिल्कुल प्रिवेंट किया जा सकता है। थैलेसीमिया तो ये हमारे इख्तियार में कि हम इसको कैसे रोक सकें। डॉक्टर साहब आपके पास जब इतने बच्चे आते हैं, हम देखते हैं, तो उनमें आप सबसे ज़्यादा जो खून की वजह से किन बीमारियों को देखते हैं कि जिनके रिस्क बढ़ जाता है? मेन चीज़ तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ही सबसे ज़्यादा हो रही होती है, जिसमें स्टंट एंड ग्रोथ सब हो जाती है, जिसमें आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता। दूसरा, उसी एनीमिया में ही सबसे ख़तरनाक चीज़ जो हमारे मुल्क में है वो है वर्म्स, पैरासाइट्स जो पेट में होते हैं, और अनडायग्नोस्डली कभी कभार आपको पता ही नहीं चलते किस तरह के वर्म्स हैं। और वहाँ पे आप जब ट्रीटमेंट नहीं होती है तो आपकी बहुत सारे वैसे ही डेफिशिएंसी शुरू हो जाती हैं।
और बच्चा बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आ जाता है। ये इतना हम बात करते हैं कि बच्चों को डीवॉर्म जो है ये पूरी कैंपेन चलती है, लेकिन लोग डरते हैं। हम एक तो वहाँ कोई चीज़ भी शुरू करें लोग डर जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉलिसीज हैं, लोगों को कहते हैं ना कि एक तो एतमाद नहीं है और फिर इसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल हमारा जो है वो वैसे ही लोग शेक कर देते हैं। अगर आप नॉर्मली देखें तो वैक्सीन्स में भी अगर आप देखें तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल आधे लोगों को शेक होता है। जैसे डॉक्टर साहब, आपको से मिसाल दो, जैसे मेरे बच्चे के स्कूल में जब ये पोलियो के जब अब होता है, कतरों का होता है, तो मैंने चाहे घर में भी पिलाया हूँ, स्कूल में भी आया तो मैंने कहा पिला दें। मैं माओ को देखती हूँ, वो कहती है हमसे पूछ के क्यों पिलाए, हमसे पूछे बगैर क्यों पिलाए, नहीं पिलाने हमें नहीं चाहिए। तो मुझे होता है क्यों लोगों में इतना, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन डरते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे डरते हैं बिकॉज हमारी, मैंने कहा ना, एक तो एतबार नहीं है, उसके बाद एतमाद नहीं है। तो ये बहुत सारी एक पॉलिसीज़ हैं जिसपे हमें पता चलता है यार कि पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या हो जाएगा आफ्टर जो वैक्सीन हैं उसके साथ कोई वैक्सीन से तो आपको पता है वैसे भी शौक है कौन से अटैच करने का। अच्छा, जिस तरह की आपने कहा डीवॉर्मिंग की टैबलेट्स खिलाते हैं हम लोग, अब हम लोग तो पीपीए के मेंबर्स हैं तो ऑफ कोर्स हम उस कैंपेन का हिस्सा होता है, तो हमें वो सामने से ड्रॉबैक आता है कि यार ये चीज़ नहीं करनी है, मतलब सामने से पेरेंट्स की तरफ से आना है कि भाई ये तो नहीं खिलानी है। फिर आप डॉक्टर्स के फिर वो रिक्वेस्ट लेटर आता है, उस पर साइन करके दो, फिर 10 लोग कॉल करेंगे, इसके बाद जो है आप जाके उसको फुलफिल करते हैं। ऑफ कोर्स तो हमारा मुल्क में एक तो ये है, दूसरा जो सर ने एक बात कही, इसमें एक ख़ास बात ये है, देखें हमारे मुल्क में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिसमें पहले से ही शादी से पहले ही टेस्ट किया जाता है। स्टिल हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी वो टेस्ट नहीं करवाती। डॉक्टर रिश्ते कैंसिल हो जाए, वो कहेंगे आपकी इतनी हिम्मत, ब्लड टेस्ट का कह दिया है। दूसरा कजन मैरिज इज अ बिग फैक्टर और उसमें ही कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा है। आप देखें गोरों में ही नहीं है, कजन मैरिज नहीं है, हमारे दूसरे जो हमसाय मुल्क उसमें भी नहीं है, दूसरा बोरी कम्युनिटी में नहीं है, बहुत इस्माइलीज में नहीं है, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज है जिसमें कजन मैरिज है ही नहीं और वो परफेक्टली अपने बच्चों को पहले से ट्रेन करते हैं, काउंसल्ड होते हैं कि आपको ये टेस्ट करवा के बगैर या बात करे बगैर आगे किसी से कमिट नहीं करना, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। अगर एक बच्चा पैदा हो गया और उसके बाद आप सारी जिंदगी सिर्फ डॉक्टरों के चक्कर खा रहे हैं, ब्लड बैंक, इट्स अ ह्यूज डिफेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इवन फाइनेंशियल बर्डन भी है उसका, ऑब्वियसली बहुत बड़ा बर्डन है, छोटा बर्डन नहीं है, बहुत बड़ा बर्डन है। कई दफ़ा तो अब इस ज़माने की बात बता रहा हूँ जहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं, उनके पास बेड्स नहीं है, उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड्स नहीं है, प्लस साथ में उनके पास अभी बच्चे लेने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना ज़्यादा लोड है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में। और अभी जो रमज़ान गुजरा था तो बहुत सारे थैलेसीमिया सेंटर से मतलब ये बार बार अपील आ रही कि भाई लोगों से कहें लोग ब्लड डोनेट करें, क्योंकि बच्चे आते हैं दूर दराज शहरों से, बलूचिस्तान से आ रहे हैं और आपके पास खून नहीं है इन बच्चों को लगाने का। और सोचें जब आप लोग ब्लड डोनेट नहीं करते, क्योंकि ये बच्चे तो इनका निसार होता है, आपकी एक ब्लड की बॉटल जो है 3 जिंदगियां बचा लेती है। सो हमारे लोग, एक तो हमारे अंदर लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो क्यों नहीं है वैसे? क्या अगर ब्लड डोनेट करने से कुछ हो जाता है? मुझे बताएं डॉक्टर साहब पहले तो। असल में आई थिंक हम लोगों को बचपन से सुन रहे हैं खून कम है तो सोचते होंगे कि मेरा पहले खून कम है और निकाल लोगे तो क्या हो गया, लेकिन खून मत जलाओ, मेरा हर खून मेरा खून उबल रहा है, मेरा खून मत जलाओ। आई थिंक द फियर ऑफ हैविंग लेस ब्लड बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अगेन लाइक डॉक्टर साहब सेड कि आयरन डिफिशिएंसी इतनी कॉमन है, लो हीमोग्लोबिन इतना कॉमन है, लोगों ने टेस्ट नहीं कराया होता, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये स्क्रीनिंग सेंटर्स पे वो पहले आपको टेस्ट करते हैं, आपको क्लियर करते हैं, उसके बगैर आपका खून नहीं लेंगे वो। इफ यू डोंट फिट द क्राइटेरिया दे लेट यू गो, पकड़ के नहीं बैठ जाएंगे। 11 आप तो नहीं लेंगे 11। लेकिन ब्लड डोनेशन जो है, अदर देन इट बीइंग अ सवाब, आई थिंक इन ऑल रिलीजन्स इट्स यू डूइंग सोसाइटी, आप जान बचा रहे हैं, सोसाइटी अ फेवर फॉर पीपल। देयर आर पीपल एक्चुअली जिनका हीमोग्लोबिन ऑन द हायर साइड भी होता है और बहुत सी दफा वो ऐसे टाइम आते हैं कि वो ब्लड ड्राइव पे नहीं गए और उनको हमें बोलना पड़ता है आप जाके पॉलीसाइथीमिया एक होती है यही ब्लड डिसऑर्डर जिसमें आप एक्सेसिव ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको तो वैसे ही जब उनका एक सर्टेन लेवल से ऊपर होता है देना होता है, तो वो देर आर परफेक्ट कैंडिडेट्स। अ लॉट ऑफ पीपल इवन डोंट नो दे हैव पॉलीसाइथीमिया बिकॉज हमारे यहाँ एनुअल फिजिकल या वैसे चेकिंग नहीं होता। 40-50 साल की उम्र में देखेंगे अंदर क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात तो आपको बात बताऊं, लोग वो जो ब्लड की बोतल जब कलेक्शन पॉइंट पे आती है ना, ब्लड की बोतल्स देख के डर जाते हैं, पता नहीं कितना निकाल लेंगे। अब उतना सा अगर तो ब्लड टेस्ट के लिए भी खून देने से डरते हैं, तो ये तो हम ज्यादा पीडियाट्रिक्स में सबसे ज्यादा मसला है। एक तो आपको पता है कि बड़े बच्चों को तो फिर बिल्कुल ब्लड ड्रॉ करना एक मुश्किल काम है, प्लस साथ
शुरुआत में वो माएँ देख के जो है ना, माएँ रोना धोना मचा देती हैं कि बच्चा भाई ब्लड ड्रॉ नहीं करा। अब कहाँ हम ब्लड ड्रॉ, कहाँ ब्लड डोनेशन, मतलब बहुत एक काउंसलिंग फैक्टर है। अच्छा, एक तो और एक आपको बात बता मादिया जी कि प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी के ज़्यादा हमारी नीचे की ग्रोथ से है। हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, वहीं हमें ये बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। शायद अब की नई जनरेशन सीख रही है, कुछ कर रही है, लेकिन एक हमारा जो हिस्सा है ना यंगस्टर्स का, वो अभी भी इस चीज़ पे लामैल है कि नहीं यार ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो स्टिल इट्स ए ऑनगोइंग वे के एजुकेशन लेवल जो है ना नीचे लेवल से सिखाया। जो आपने ट्रस्ट डेफिसिट के वाले से बात की ना, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा कि वो किसी किस्म की भी चाहे सर्वाइकल कैंसर की जो अभी पिछले दिनों वैक्सीन आई उसको लेके बात हो, बल्कि हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी बेटी को सबसे पहले लगा के कैंपेन का आगाज़ किया। हम पोलियो की कैंपेन इतनी एक्सेसिवली यहाँ पर होती है, फिर भी हम फाइट कर रहे थे लोगों को समझाने के लिए। और उसके बाद फिर अभी जो कोविड की वैक्सीन आई थी, तो वैक्सीन से रिलेटेड तो हमें कोई शौक है, कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी, क्योंकि शायद ना हमें शौक है बातें सुनने का ना, हम बातों में आ जाते हैं, पता है इस वैक्सीन से ये होगा। आप मुझे बताएं, इसमें माँ, अगर हम जो बच्चों में जो हम स्पेसिफिकली देखते हैं, इसमें माँ की अपनी हेल्थ का कितना किरदार होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। एनीमिया में खास हुए जो आयरन डिफिशिएंसी अब चूंकि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है मदर्स के अंदर, एनीमिया आयरन डिफिशिएंसी ख़ास तौर पे, सो वो फिर रिफ्लेक्ट करता है बेबीज़ में जब बच्चे पैदा होते हैं। अब ये दिस इज़ वेरी अनयूजुअल टू हैव अ चाइल्ड विद एनीमिया, ख़ास तौर पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। सो अब अगर मदर जो है वो आयरन डेफिशिएंट होगी तो बेबी भी आयरन डेफिशिएंट होगा, उसके एनीमिया होगा उसको। तो वो शुरू से ही जब वो आयरन डेफिशिएंट होगा, तो आयरन डेफिशिएंसी इज़ नॉट ओनली कॉजिंग एनीमिया, वो ग्रोथ में भी, मेंटल ग्रोथ में भी, और बहुत सारे जगहों पे रोल है आयरन मेटाबॉलिज्म का। तो फिर वो और भी जगहों पे, बहुत जगहों पे रिफ्लेक्ट होती है बच्चे की ग्रोथ में। सो यस, मदर की हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन एनीमिया। कोई खास ब्लड ग्रुप के साथ कोई इशू होता है? नहीं, व्हाट आई वांट टू ऐड टू दैट इज के यू नो आई हियर, मैं जब फीमेल्स आती है मेरे क्लिनिक में, एंड यू नो मैं उनसे पूछती हूँ आपका हीमोग्लोबिन क्यों इतना लो है? मेरा तो बचपन से इतना ही है। आई सेड क्यों, आपको थैलीसीमिया है, कुछ है, मतलब कोई रीजन? नहीं, ऐसे ही बचपन से ही लो है। इट्स ओके फॉर देम। द कांसेप्ट ऑफ हैविंग अ नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी बहुत सी जगह दे डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा अब नॉर्मल नहीं हो सकता। अगर लो है तो उसको आपको एड्रेस करना था, आपको फिक्स करना था। असल में ये तो समझ लिए हमारे यहाँ रेफरेंस रेंजेस का ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है कि जैसे फीमेल्स में 9 ग्राम इज ओके, 10 ग्राम इज ओके। स्पेशली जब प्रेगनेंसी या इस तरह के फेज में होती हैं फीमेल्स, तो वो उसमें स्ट्रेस चूंकि बढ़ता है और बेबी की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो उसमें फिर वो बहुत ज़्यादा वो मैनिफेस्टेशंस के साथ आती हैं, अलामात के साथ आती हैं वो फीमेल्स। तो अब ये कि वो बेसलाइन ही 9 ग्राम रह रहा है, 10 ग्राम रह रहा है, और दे टेक इट नॉर्मल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खवातीन में नॉर्मल कितना होता है? देखिए, ये तो 12 से रेंज होती है, मतलब फीमेल्स में यूजुअली 12 से 14 को हम रेंज ले रहे होते हैं, मेल्स में हम 13 से 15 या 16 तक को हम नॉर्मल रेंज ले रहे होते हैं। बट वो 12 ग्राम वाली फीमेल्स तो हमें शाज़ो नादिर ही मिलती हैं। वही कह रही ना वो, एंड व्हिच इज नॉट, आई सेड नो, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज पुटिंग अ स्ट्रेन ऑन योर बॉडी। तभी तो आप एज कर गई हैं जल्दी। तो आई थिंक अगर हम औरतों को ये बोल दें ना, आप एज कर जाएंगी जल्दी अगर आपका हीमोग्लोबिन लो है, तो शायद ट्रेंड चेंज हो जाए। ये आपने बात बिल्कुल सही की। मैं भी आज जाके आपने जरा सीधे से वो काउंट कराती हूँ कि भाई मैं कहाँ पे फॉल करी। डॉक्टर साहब, वही जो सवाल मैंने से कहता है कि इसमें माओं का कितना किरदार होता है? क्या कोई किसी खास ब्लड ग्रुप से, अच्छा कहते हैं ना कि अगर जैसे आपका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव हो और आपकी मियाँ को किसी और, तो एक दिन दिस पर्टिकुलर इंजेक्शन भी जो आपको लगवाना होता है, जरा उसके बारे में बताइएगा कि बिफोर हैविंग अ बेबी आपको ये भी देखना है कि आपके हस्बैंड का कौन सा ब्लड ग्रुप है और आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। हस्बैंड के ब्लड ग्रुप से एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा O नेगेटिव था, फैसल का B पॉजिटिव था, तो एक इंजेक्शन लगा था मेरे। नहीं, आपके नहीं होता। आपका अगर बच्चा अगर पॉजिटिव पैदा होता है तो RHD आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि अगले बच्चे की एक इम्यूनिटी डेवलप करनी होती है टू डिफेक्ट से बचाने के लिए। टू आफ्टर मिसकैरेज, मुझे तब पता चला। दूसरा ऐसा होता है कि उसमें यूँ होता है कि जैसे आपने एग्जांपल दी, तो उसमें चूंकि अगर फादर जो है वो RH पॉजिटिव है, दैट इज कॉल्ड RH, D एंटीजन होती है बेसिकली, तो RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो जो बेबी है वो RH पॉजिटिव हो सकता है, वो जीन फादर से ले सकता है। तो जब वो फादर से जीन लेगा RH पॉजिटिव की, तो मदर एक्सपोज हो जाएगी फॉर दैट RH जीन, उस D एंटीजन के लिए मदर एक्सपोज हो जाएगी, और मदर डजंट नो अबाउट दैट D एंटीजन। सो मदर के लिए वो एक फॉरेन चीज़ है, एक बाहर की चीज़ है, तो मदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है, एंटी-D एंटीबॉडी बना लेती है, तो वो क्या हो जाता है, सेंसिटाइजेशन हो जाती है मदर की, इम्यूनाइजेशन हो जाती है मदर की। सो
अब वो फर्स्ट बेबी में तो यूजली ये मामला नहीं होते कि वो फर्स्ट बेबी, चूंकि जब तक वो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो फर्स्ट बेबी डिलीवरी हो जाती है तो उस फर्स्ट बेबी के ऊपर वो इफेक्ट नहीं आता है हिमोलिसिस का, यानी रेड सेल्स टूटने का उस एंटीबॉडी की वजह से। सेकंड बेबी भी अगर फादर से जीन एक्वायर कर लेता है और दोबारा RH पॉजिटिव है, तो चूंकि मदर एंटीबॉडी बना चुकी है तो वो एंटीबॉडी जाके बच्चे के सेल्स को तोड़ेगी और वो बच्चे में, और वो ये मतलब इन यूट्रो डेथ, यानी बच्चे में इन यूट्रो डेथ यानी पैदाइश से पहले डेथ हो सकती है। हाँ, आई हैव गॉन थ्रू दिस। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं जी, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि माँ के अंदर खून की कमी हो तो कितने चांसेस हैं कि वही खून की कमी फिर आगे बच्चा भी कैरी कर सकता है। अच्छा मुझे ज़रा बताइए, ये जो ब्लड डोनेट करने की जो हमारा एक समहाउ कॉन्सेप्ट अभी तक पाकिस्तान में इतना हिट नहीं हुआ, जो कि अगर देखा जाए डॉक्टर साहबा तो वो हमारे लिए ही बहुत अच्छा है, तो क्यों नहीं है, क्यों रुझान नहीं है, लोग क्यों नहीं जाके खुद खुशी खुशी ब्लड डोनेट करते हैं? आई थिंक एक तो उनको वीकनेस, अक्सर लोग जो होते हैं वो फर्स्ट थिंग दे कम टू क्लिनिक और वो बोलते हैं हम डॉक्टर साहब बहुत वीक हैं, अच्छा खासा खून होगा लेकिन 15 कई दफ़ा भी होते हैं और तुम वो कह रही होती वीकनेस है। दे डोंट रियलाइज वीकनेस कैन कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। विटामिन डी इतना कॉमन है और वो तो एक बस प्री डिसाइडेड कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो हम वीक हैं तो हम कैसे डोनेट कर सकते हैं, राइट? और जो आदमी है वो उनको आई फील लाइक उनको लगता है कि जैसे पता नहीं इसके बाद मैं कहीं काम नहीं कर पाऊंगा या मेरे अंदर डिफिशिएंसी आ जाएगी, मेरे अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, यू नो। तो एक कमज़ोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने चेंज करना है। ब्लड डोनेशन से कोई कमज़ोरी नहीं होती। पहली बात है प्री स्क्रीनिंग होती है, वो आपको चेक करते हैं कि आपका कुछ रीज़न तो नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होगा तो वो ड्रॉ नहीं करेंगे, हाई होगा तब भी नहीं ड्रॉ करेंगे। फिर अगर आपको ब्लड शुगर या कुछ ऐसा होगा, कोई भी अबनॉर्मलिटी होगी वो नहीं आपको लेंगे। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट कि ब्लड डोनेशन से वीकनेस होती है, ऐसा नहीं होता। दूसरा मैंने लाइव शो में ब्लड डोनेट किया था, मैं थैलेसीमिया सेंटर गई थी, सो मैंने इसलिए कि भाई लोग इनकरेज हो। उस वक्त उन्होंने मुझे कहा जब पहले स्क्रीनिंग हुई थी, उन्होंने कहा नहीं आपका इतना नहीं है। मैंने कहा मुझे जूस पिला, मुझे मीठा खिलाया, सब खा के बैठी हूँ। फिर जब थोड़ा बहुत बेहतर तो उन्होंने कहा नहीं मदी आप 12 अभी आपके लेंगे। मैंने कहा नहीं आप लें क्योंकि मुझे पता है ओ नेगेटिव नहीं आपके ब्लड बैंक में भी नहीं पड़ा हुआ। मेरे साथ मेरी टीम के 3 हट्टे कट्टे लड़के थे, कैमरा पकड़ाइए वो ब्लड नहीं दे रहे। मुझे बहुत डर लगता है मदिया जी, मुझे सोच के चक्कर आ रहा है। मैंने कहा दो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाऊंगा। मैंने तो गन पॉइंट पे, मैंने कहा तुम लोग बिल्कुल हट्टे कट्टे बिल्कुल सही। गो के एट द जब शो के बिल्कुल एंड में मुझे डॉक्टर साहब 2 नजर आने लग गए थे क्योंकि मैं मुसलसल शो कर रही थी ना, मैंने भी बैठी नहीं, पता होता ना कि आप बैठ जाओ। बिल्कुल तो बिल्कुल आप ख्याल करें आराम से जूस पिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। कॉलेज के जमाने में भी तो लोग ये करते थे कि मुझे कुछ दिनों पहले मेरे कोई दोस्त बता रही थी कि हम तो जूस के डब्बों की वजह से भी ब्लड हम मेडिकल स्कूल में भी होता, मेडिकल स्कूल में ठंडे ठंडे जो है वो जो है डोनेट करने जाते थे जूस की आपको वो डब्बा मिलेगा। इरम खालिद डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा ये बताइए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं खून की कमी के हवाले से और अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन देखें तो ऑलमोस्ट 1/4 पॉपुलेशन जो है उस खून की कमी के शिकार है। क्या करना चाहिए माओं को कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस कमी से दूचार ना हो? देखिए ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है, बिकॉज पाकिस्तान में सिर्फ 13 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन हमारी समहाउ किसी न किसी तरह की ब्लड डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व है या उससे अफेक्टेड है, ठीक है। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जहाँ पे आप ये देखना चाहते हैं कि कहीं हमारी जनरेशन में आगे ये बात ना आ जाए, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो अवेयरनेस है कि पहले उनको पता हो कि ये बीमारियां मौजूद हैं हमारे आसपास, हमारे लोगों में मौजूद हैं। फिर उसके साथ जो है वो शादियां, खानदानी शादियां जो है उससे परहेज की जाए, या अगर करनी भी है तो पहले टेस्टिंग की जाए। और अगर शादी हो भी गई है या वैसे अगर शादी बाहर भी हो रही है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि शादी से पहले जो है वो उनको अपने टेस्ट करवाने चाहिए, कि बिकॉज कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जब तक प्रेगनेंसीज में या प्रेगनेंसी के बाद बच्चों में ना आ जाए तब तक पता नहीं चलती हैं, जैसे कि थैलेसीमिया माइनर है, ठीक है ना। तो जब वो फिर अवेयर होता है तभी पता चलता है कि अच्छा इस बच्चे को माइनर हो चुका, तो होने से पहले बेहतर था कि वो टेस्टिंग हो जाती दोनों पेरेंट्स की। और इसी तरह जो खून की कमी हमारे अंदर, एनीमिया बहुत ज्यादा कॉमन है, जो कि प्रेगनेंसी में यूजुअली लोग आते हैं तब पता चलता है कि 8 या 9 के साथ घूम रहे होते हैं, पता नहीं चलता वैसे। तो ये सारी चीजें, या कोई और कंडीशन जिसमें उनको हैवी पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, नॉर्मल समझ रहे हैं,
तो ऐसी चीजों को इग्नोर ना करें, इनको पहले डायग्नोज कर लें। अगर उसमें कोई फैक्टर डेफिशिएंसी है या कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है, या उसकी हम इस तरह प्रिवेंशन कर सकते हैं कि आने वाली नस्लों में वो ट्रांसफर ना हो, तो वो पहले करनी बेहतर है। होने के बाद उस पर कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, वेस्ट में तो वो कहते हैं ना कि जब आप अपना बेबी प्लान कर रहे थे तो उससे पहले आपने वैसे भी एक हेल्थ का चेकअप कराते हैं, कि वो आपका जो डेंटल जो चेकअप है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकेस अगर आपको कोई कैविटी होती है तो कैविटी जो है वो उसकी वजह से स्टिल बर्थ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतनी आपकी पूरी बॉडी और आपके मसूड़े वगैरह सब सेंसिटिव हुए होते हैं। किस लेवल पे जाके अगर हम कहते हैं फैमिली प्लान करनी है, तो हमें फैमिली प्लान करने के लिए भी तो देखना है ना कि जिसने बेबी को कैरी करना है उसकी हेल्थ कैसी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस हवाले से भी कोई खास चीज़ करनी चाहिए, कोई इकदाम करने चाहिए कि हम ये कहें कि हाँ भी अब माशाल्लाह से जो लड़की है इसमें ब्लड भी अच्छा है और इसमें विटामिन डी की कमी भी, मतलब बहुत से डिफिशिएंसीज होती है ना जिनको आपने कहना है कि हाँ ये नहीं है, देन आप यू गो फॉर द फैमिली ना। देखिए, हम हमारे मुल्क के हालात के हिसाब से और हमारे मुल्क की जो बीमारियां हैं, जो कि आम बीमारियां हैं, कम से कम उनकी तो हमें फैमिलीज में, खानदानों में, हमारे लोगों में अवेयरनेस देनी चाहिए। जब अवेयरनेस होगी तभी वो डॉक्टर के पास आएंगे और अपने टेस्ट करवाएंगे। और आमतौर पे जो कॉमन टेस्ट जो करने चाहिए, जो होने चाहिए, उसमें सिंपल हीमोग्लोबिन आप देखते हैं, फेरेटिन देखते हैं। इसी तरह थैलेसीमिया माइनर की जो स्क्रीनिंग है वो बहुत जरूरी है। नॉर्मल जो हीमोफीलिया है ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा करियर्स होती हैं, खवातीन में हीमोफीलिया इतना कॉमन है यहाँ पे, और ये नंबर 1 कॉज ऑफ मिसकैरेज भी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज। तो फीमेल्स को पता नहीं चलता, फीमेल्स को तो सिर्फ हैवी पीरियड्स होते हैं, लेकिन अगर ये किसी मेल को हो जाए तो वो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होगी, उसके लिए तो सर्वाइवल ही नहीं होगा। फीमेल्स कैन कैरी, जिससे कि उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, तो सिंपल टेस्टिंग कैन डायग्नोज इट एट राइट टाइम। और जिस तरह अगर डायग्नोसिस पहले से हो जाएगी, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप थैलेसीमिया माइनर है, किसी की डायग्नोसिस हो गई, किसी बच्ची में है, तो वो शादी से पहले उस जिससे शादी होने वाली है कम से कम उस पार्टनर का भी टेस्ट कर लें कि उसको कहीं थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, बिकॉज जब 2 थैलेसीमिया माइनर होंगे तो मेजर हो जाता है, और मेजर इज डेंजरस एंड इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, है ना। तो आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ना, जैसे हमने कहा कि जैसे एक तो शादी से पहले हमने बात की कि टेस्ट होने चाहिए बिफोर कंसीविंग अ बेबी, क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा किया जा सकता है कि अब लड़की की हेल्थ चेक करने के लिए हम टेस्ट वगैरह करें? देखिए, इसके लिए एक प्रोग्राम है जिसके लिए मैं काफ़ी सालों से काम कर चुका हूँ, दैट इज़ 1000 डेज ऑफ लाइफ। डेज ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसमें कहते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, इवन दो कि अब तो गायनेकोलॉजिस्ट इतनी ट्रेंड हैं कि कहती हैं कि प्री प्रेगनेंसी या जब शादी होती है इसके बाद ही आपने टेस्ट करवाओ, वैक्सीन्स करवाओ, जैसे रुबेला की वैक्सीन्स कराओ, चिकन पॉक्स की वैक्सीन्स कराओ, कि एंड ऑफ द डेज में कहीं चिकन पॉक्स ना हो जाए, रुबेला ना हो जाए, कि बच्चों को कोई फ़र्क ना पड़े। इसी तरह 1000 डेज ऑफ लाइफ में भी यही है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज ही एक दिन की प्रेगनेंसी से लेके 2 years ऑफ द लाइफ ऑफ अ मदर, नेक्स्ट यूट्रस एंड अ बेबी विच इज बीन फीड। अब मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसमें ही सारी न्यूट्रिशनल सारी चीजें इसी में आती हैं। लगता है एक अच्छी क्लास के लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बेचारा जो गरीब इंसान है वो तो इजी 1000 डेज ऑफ लाइफ नहीं है मतिया जी, देखा बात हो, 1000 डेज ऑफ लाइफ इज फॉर एवरीवन। जैसे हम IMNCI का प्रोग्राम करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या UN के साथ, WHO के साथ मिलके बहुत सारे प्रोग्राम्स गांव में करती है। तो वी आर ट्रेन इन IMNCI प्रोग्राम। इसमें मदर को भी पूरा इसको गाइड करते हैं फॉर 1000 डेज ऑफ लाइफ, और IMNCI को पूरा डील करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सही। देखिए, अवेल करने की बात है, आप कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ नहीं पहुँचते। ऑफ कोर्स हमारी कुछ सिस्टम्स में एरर्स हैं, बट स्टिल पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन इज डूइंग मच बेटर प्रोग्राम्स, के भाई छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो हम लोग बैनर उठा के खड़े हुए होते हैं फॉर द वैक्सीन, फॉर मेनी पर्पसेस। तो ये सारी चीज़ें हमारा देखिए स्क्रीनिंग तो आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट प्रोग्राम। दूसरा एक चीज़ मैं हमेशा ऐड करूँगा, हम एक CBC की बात करते हैं, हमेशा हीमोग्लोबिन या MCV या MCHC देखते हैं। कई दफ़ा हम बहुत सारे लोगों को आयरन नहीं करवाते, इससे टोटली डिफरेंट वो है। इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे कि कई दफ़ा हीमोग्लोबिन सही आ रहा होता है और आयरन लेवल जो है बहुत लोअर साइड पे आ रहे होते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसको भी रूल आउट करना ज़रूरी होता है, कि कई दफ़ा हमने भाई CBC करा लिया तो सब सही है, वो कह रहे हैं भाई सेल टर्नओवर तो 3 मंथली है ना, तो अभी सेल नए बने नहीं है, जब बनेंगे है, और आयरन जो है पता चलता 12-13 ही है।
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये बहुत इम्पेंडिंग आयरन डेफिशिएंसी बेसिकली जो आपने पहली बात की देखें गुर्बत का इम्पैक्ट तो है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पावर्टी इतनी है कि मसले मसाइल, लेकिन इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमनेस्ट है ना, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आयरन को ग़िज़ा में लेके आना या फॉलिक एसिड B12 को ग़िज़ा में लेके आना इज़ नॉट अ बिग डील। थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है उस चीज़ को, और वो अगर हम बैलेंस डाइट खाना तो मिलता है, खाना खाया जाता है, तो उसके अंदर जो है वो बैलेंस डाइट का ख्याल रख लें, आयरन जो कंटेंट है उसको, आयरन रिच फूड को जो है वो इस्तेमाल कर लें, तो बहुत सारी जगहों पे इससे बचा जा सकता है। सो एक तो ये, दूसरा ये कि CBC, यस CBC इज एक तो बहुत बेसिक सा टेस्ट है और बहुत चीप टेस्ट है, सस्ता, आराम से 500-600 रुपये का हो जाता है और बहुत सारी लैब्स कर रही होती हैं। सो आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइम CBC हिंट दे देता है, सजेस्ट कर देता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, नॉट ओनली इन एनीमिया या इस तरह की चीज़ों में, इवन इन ब्लड कैंसर। सो एज वी डील विद ब्लड कैंसर, सो हम जब भी ये बात कर रहे होते हैं तो हमारी एडवोकेसी इसी बात पे हो रही होती है कि देखें एक बुनियादी आसान सा टेस्ट, 500 रुपये का टेस्ट है, CBC विच विल डायग्नोज, हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डायग्नोज के एक्यूट ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, वो CBC के ऊपर 90% ऑफ टाइम पकड़ा जाता है, आ जाता है। सो इट प्रोवाइडेड कि वो CBC कुछ बेहतर जगह से हो रही हो, उसको देखने वाला कोई एक्सपीरियंस आदमी हो। सो CBC बहुत इंफॉर्मेटिव टेस्ट है और हीमोग्लोबिन का भी उसमें पता चल जाता है। वहाँ कुछ आता है मामला जहाँ इम्पेंडिंग आयरन डेफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं कि जहाँ सर कह रहे हैं कि वहाँ ठीक है कि हीमोग्लोबिन के ऊपर अभी रिफ्लेक्ट नहीं आया है, यानी हीमोग्लोबिन नीचे नहीं आई है, बट हाँ पीछे आयरन स्टोर्स कम हो रहे हैं, तो वहाँ ठीक है अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो फिर आप सीरम फेरेटिन लेवल करवा के, आयरन के टेस्ट करवा के आप देख सकते हैं कि इसके आयरन स्टोर्स तो डिप्लीट नहीं हुए हुए, वो देखने के लिए आपको फिर आयरन स्टडीज करानी है। बट मेरा कहना ये है कि हम आयरन स्टडीज पे जाने से पहले CBC या इस तरह के जो बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो तो लेके आए अपने लाइफ में। बिल्कुल, ये बड़ी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि मैंने ब्लड डोनेशन के हवाले से बात की, मैंने डॉक्टर सना से पूछा ब्लड डोनेशन अगर देखा जाए तो आप हमारे अपने हेल्थ पर्सपेक्टिव से कितना ज़रूरी है कि हम खून की एहतियात दें? देखें ये दिस इज़ ऑल अबाउट कल्चर, हमें ये डेवलप करना पड़ेगा। हमारी जो पॉपुलेशन में अनफॉर्चुनेटली, जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, बिल्कुल जो स्कूल या कॉलेज लेवल से ये बातें हमारी ज़िंदगी में आने की ज़रूरत है, अवेयरनेस और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हम और इसमें मीडिया आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वो मीडिया प्ले कर सकता है। जैसे आपने वो एग्जांपल दी, तो ये एग्जांपल्स आपके फॉलोअर्स हैं बहुत सारे, तो वो आपको फॉलो करते हैं, फिर वो इससे जो है ना इंस्पायर होते हैं और फिर लोग जाते हैं। सो ये हमें कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में वॉलंटियर ब्लड डोनेशन का कॉन्सेप्ट है, लोग इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मैं देख रही हूँ हम मुस्लिम नेशन है, हमें तो वैसे भी एहतियात सदकात और इसकी बात करते हैं, तो ये तो जान बचाना कितना बड़ा सवाब है। सो वहाँ तो लोग साल में 2 दफ़ा ब्लड डोनेट करना खुद की जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे यहाँ ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ जो भी ब्लड डोनेशन ड्राइव्स होती हैं या मतलब अपने सालगिरह पे ब्लड डोनेट करते हैं कि हाँ ये अपने बिल्कुल यू हैव टू गिव बैक। तो अब तो वहाँ पे पार्टीज होती हैं, ब्लड डोनेशन पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है। डॉक्टर साहब वैसे हम करना ले, हमने सर्कल में कर लेते हैं, वो हो जाए ना अगर ट्रेंडिंग तो फिर सब कर रहे होंगे। हाँ हम भी वही कर लेते हैं। मैंने 2-3 दफ़ा ऐसे बात भी की, वो थैलेसीमिया सेंटर से मुझे कहा, मैंने कहा चलें ठीक है मैं ड्राइव करते हैं, वो मैंने जिससे भी कहा मैंने कहा चलें इफ्तार पार्टी करेंगे, रमजान में बड़ी जरूरत है इफ्तार की बात। उन्होंने कहा ये तो हमें तो इफ्तार के लिए बुला रही है, हमारा खून निकालने के लिए बुला रही हो। प्रॉब्लम आता है इस तरह के टाइम्स में, रमजान में खास तौर पे आप यकीन कीजिए इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे हम ब्लड कैंसर्स को डील करते हैं इंडस्ट्री में, सो ब्लड कैंसर्स में जब हम कीमो दे रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लड लगता है, खास तौर पे प्लेटलेट्स जो हैं ट्रांसफ्यूजन। अब वो भी प्लेटलेट, जैसे आपने शुरू में कहा कि एक खून जो है वो 3 जिंदगियां बचाता है, तो वो इसी तरह से बात है कि जब हम एक ब्लड डोनर जो है वो डोनेट करता है तो वो ब्लड को 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया जाता है, प्लेटलेट्स में, प्लाज्मा में और रेड सेल्स में। तो वो 3 डिफरेंट बच्चों को या 3 डिफरेंट इंडिविजुअल्स को वो ब्लड लग सकता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ब्लड डोनेशन देन। सो स्पेशली रमज़ान के अंदर में इतना इशू आता है कि वो प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारे पास इन्वेंट्री में होता नहीं है, तो वो बच्चों को लग नहीं पाता, उनके प्रोसीजर्स कैंसिल हो रहे होते हैं, उनकी ब्लीडिंग के इश्यूज होते हैं, वो हम मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। रमजान तो वो प्रॉब्लम उसका ये होता है ना कि यूजुअली तो नॉर्मल रूटीन में तो फिर भी डे टाइम में हम ये ड्राइव कर रहे होते हैं, डोनर ड्राइव कर रहे होते हैं और उसमें हमें मिल जाता है। रमजान में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। आफ्टर तरावी जो है वो कैंप्स लगाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, बड़ी मसाजिद में जाके, और फिर वहाँ से डोनर्स को जो है वो ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो देखती हूँ 9-10 मुहर्रम में भी वो जो ड्राइव्स होती हैं तो उसमें भी
जाके आप प्लीज़ ज़रूर ब्लड डोनेट करें। मैं कहती हूँ आप क्यों इंतज़ार करें कि सारा साल में कोई एक दिन आए, आपकी सालगिरह आए। तो आई बिलीव इट्स हेल्दी टू डोनेट आफ्टर 4 months और 3 months। 3 months में every 6 months बाद आप कर सकते हैं, नॉर्मली आप कर सकते साल में 2 दफ़ा, अगर आप रेगुलर हाँ। ब्लड डोनर हैं तो साल में 2 दफ़ा आप दे सकते हैं। सही और तो। दूसरा एक बात है कि मैं डॉक्टरों को भी सिखाता हूँ। डॉक्टर साहब मैं कंटिन्यू करूँगी, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ठीक है? यहीं से कंटिन्यू, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साकिब, जो कि डायरेक्टर थैलेसीमिया सेंटर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि हम ब्लड डोनेशन के हवाले से बात कर रहे थे, और आज क्योंकि डॉक्टर साहब बल्कि आज आप लेट पहुंचे, हमने थैलेसीमिया के हवाले से मुसलसल इसको डोर्स भी करें, हम डोनेशन के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये जो रुझान है, आपको लगता है कि हम इसको बढ़ा सकते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें? जैसे हम ब्रेक के में भी बात कर रहे थे कि कितनी वर्स कंडीशन थी रमज़ान में भी, और आए दिनों में भी देखते हैं कि अब थैलेसीमिया सेंटर्स में, ऐसे कौन से सेंटर्स में जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत होती है वहाँ पे ब्लड ही नहीं है, ब्लड बैंक्स में ब्लड नहीं मौजूद। ऑफ कोर्स, इसलिए कि एक तो मैंने कहा ना कि एजुकेशन का मसला, एक बेनिफिट बड़ा अच्छा है, लोगों को बेनिफिट मिल जाता है कि अगर करा लें तो इसमें फ़ायदा ये होता है 4-5 टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। इसमें हेपेटाइटिस बी, सी, ए और HIV का टेस्ट और CBC वैसे ही नॉर्मली आपका जो है, पहले तो CBC ले लेते हैं आपका, तो पहले ही फ्री आपका हो गया, अगर CBC हो गया तो आपका तकरीबन 4-5 हज़ार के तो टेस्ट फ्री हो जाते हैं। तो इससे अच्छा कुछ नहीं है कि आपने 6 महीने बाद जो है टेस्ट फ्री कराया और आपने जो है एक ब्लड डोनेट कर दिया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। So it's in the private lab, it's cost 30,000 around. More than 40,000 rupees. Hepatitis B, C, HIV, syphilis, malaria and CBC as he said, उसमें आपका थैलेसीमिया भी स्किन हो जाता है। तो देखिए ना, ये सवाल है, अगर आपके पैसे बच जाएं तो आपको और क्या चाहिए, और आपको पता भी चले ना कि आप कौन कौन सी बीमारियां लेके आप फिर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने जैसे बात भी की थैलेसीमिया के हवाले से, और हम टेस्ट की मुसलसल हम ये बात करें कि आपको टेस्ट कराने चाहिए, जैसे और एक लॉ की बात भी हुई, तो क्या अभी तक ऐसे कोई लॉ की हम देख रहे हैं कि जो लॉ पास भी हो गया, इस वाले से बात भी की जाए, जिसको फॉलो भी किया जाए कि हाँ भी शादी से पहले लड़का लड़की टेस्ट कराएं अपना? जी देखिए, मामला ये कि डो नॉट रीइन्वेंट द व्हील, जो चीज़ हो चुकी है। हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में एक सूबे में 3 सूबों में 300-400 बच्चे पैदा होते थे, 250, 300, 400, और जब उन्होंने कानून बना दिया अपने उन सूबों में कि शादी से पहले थैलेसीमिया के टेस्ट होना चाहिए, तो ये 94, 95, 96 का जो रेशियो था 300, 400, 500 का, वो 2001, 2 और 3 में रिफ्लेक्ट होने लगा कि 1, 2, 3 बच्चे पैदा होने लगे। सो देयर वाज अ मार्क्ड डिक्रीज, द सेम इन साइप्रस एंड इटली एंड अदर कंट्रीज़ जहाँ पे था ये बीमारी ना। तो हमने जब ये कानून चारों सूबों ने बना दिया, उसका मतलब ये कि सरकार इस पर यकसू है, लॉ यकसू है, उलमा हज़रात यकसू हैं। एक हिस्ट्री है कि तमाम क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान सब ने बैठ के मीटिंग की पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, उसके ऊपर कॉन्सेंसस बनाया, लॉ के लोगों ने इसको किया, कानून प्रेजेंट किया गया, अप्रूव किया गया। एप्लीकेशन में क्या चीज़ रोक रही है, तो जब हमारी गवर्नमेंट के इदारों में बात होती है तो कहते हैं इसकी मशीनें हर जगह अवेलेबल नहीं हैं। देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है कि छोटे इलाकों में जाके हमने अस्पताल बनाए हुए हैं, और अगर प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट जो CBC होता है, डॉक्टर नईम काबिल हेमेटोलॉजिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसको सेकंड करेंगे कि एक प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट थैलेसीमिया का सिर्फ CBC होना चाहिए। CBC की मशीन हर छोटे से छोटे अस्पताल में भी मौजूद है, और उसमें जिसका इशारा आए थैलेसीमिया की तरफ, उसको आगे बढ़ के उसके सेंट्रलाइज्ड स्पेशलाइज्ड लैब कराची में हो, सिंध की अगर हम बात करें, इसी तरह लाहौर में है एक सेंट्रलाइज्ड लैब, पेशावर में हो, कोयटा में हो, वहाँ भेज दिया जाए प्रोवेंशियल तमाम पेशेंट। 100 में से 8 में एक्सपेक्ट करते हैं हम थैलेसीमिया, मर्दों में 7 में एक्सपेक्ट करते हैं, 100 में से 92 में नहीं एक्सपेक्ट करते। और जो कानून की हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें हम जिद करते हैं कि ईरान की तरह यहाँ पे भी मर्दों को स्क्रीन किया जाए, मर्दों को पहले चेक किया जाए, जो मर्द पॉजिटिव हो उसकी होने वाली दुल्हन का टेस्ट किया जाए। आपने बिल्कुल सही बात की। ये अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि मैं चाहती हूँ ज़रा थैलेसीमिया पेशेंट की ज़िंदगी के हवाले से बताएं, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, कितनी तकलीफ होती है, और अगर इनको ब्लड डोनेट ना किया जाए, इनको ब्लड ना मिले, तो कितनी मुश्किल में बच्चे पड़ सकते हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाह। देखिए, पहला दौर तो हमने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा दौर 25 साल का गुजार दिया स्क्रीन पे मीडिया के सामने बात रखते हुए, ओ ये तो दादा बन रहे हैं, ये तो नाना बन रहे हैं, दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। वो थैलेसीमिया सर, यू हैव टू गिव अ पॉजिटिव एनर्जी। 1 लाख बच्चा मुल्क में मौजूद है, उस 1 लाख बच्चे से मुंसलिक 1 करोड़ लोग मौजूद हैं, उसके खाला खालू, उसके चचा, नानी, दादी, मामा, जो जी के मर रहे हैं, जो जी के मर रहे हैं। तो अब इनफ इज़ इनफ। हमने, हमारे असातिज़ा ने
डॉक्टर नईम इनके असातिज़ा ने, हमारे असातिज़ा ने, ये हमारी तीसरी जनरेशन है माशाल्लाह, यंग जनरेशन है ये हमारी। और हमने ये देख लिया कि हमने 20 साल 21 साल काम करके अपने हाथों में बच्चे खो दिए। अभी मीडिया के सामने हम अल्फाज के चुनाव में एहतियात करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे देख रहे होते हैं, उनकी फैमिली देख रही होती है, मगर यहाँ पे अब इनफ इज़ इनफ। हम कितने ही कर दें कि बोन ट्रांसप्लांट यूनिट्स बना दिए जाएँ, बेहतरीन ट्रांसफ्यूजन कर दी जाए। डेवलपिंग वर्ल्ड सिनेरियो में, इवन डेवलप वर्ल्ड सिनेरियो में, इंग्लैंड में जब मैं था 570 पेशेंट था थैलेसीमिया का, हम हफ्ते में 500 पेशेंट देखते हैं थैलेसीमिया का, वहाँ पूरे इंग्लैंड में 570 पेशेंट था, यहाँ लाख से ज़्यादा पेशेंट है। जो बीमारी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कैरी कर रहे हैं मुल्क में, 7% ऑफ द पॉपुलेशन, उसका ये राइट है कि उसको हम CNIC में डालने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम अगर ये करेंगे तो हम ज़्यादती नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से मैं पूछूंगी कि क्या होता है, लेकिन मेरे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, इकबाल साहब बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या पूछना चाहेंगे? आपके तमाम मेहमानों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैम, मेरे ताया के बेटे हैं, उन्होंने शादी की है गैरों में, यानी कि अपनों में उन्होंने कोई शादी की, तो उनके जुड़वा बच्चे हुए हैं। जी जी। तो मिसाल उनके जो दोनों बच्चे हैं, दोनों थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं। अच्छा। मतलब उन्हें आज मतलब अभी वो कोई 8 माह या 10 माह के होंगे, उन्हें 15 दिन बाद खून लगता है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने कहा कि उनके ताया ने गैरों में शादी की, और जो गैरों में उन्होंने शादी की है तो वो भी थैलेसीमिया माइनर हो सकती है ना, और ताया भी थैलेसीमिया माइनर हो सकते हैं। नहीं, मैं इसको अच्छे से जी बिल्कुल प्लीज, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। हम वो ठीक है कि हमारी जो हम एम्फसाइज कर रहे होते हैं कि कज़न मैरिज को डिस्करेज करना है, दैट इज़ वो उसके पीछे एक लॉजिक है। बट अब जैसे सर ने कहा कि 7% हमारी पॉपुलेशन के अंदर थैलेसीमिया माइनर कैरियर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो देर इज़ क्वाइट पॉसिबल कि किसी और फैमिली में भी रन कर रहा हो थैलेसीमिया, और वो थैलेसीमिक माइनर हो, तो वो एक रैंडम जब इस तरह से स्पाउस मैरिज होती है और इस तरह से मियाँ बीवी का ताल्लुक होता है, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि फादर भी जो है वो थैलेसीमिया माइनर था, दूसरी फैमिली से था, बट उससे जो है वो थैलेसीमिया मेजर, जब 2 थैलेसीमिया माइनर होंगे तो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊँ, मेमन बीवी और सिंधी शौहर कनाडा से शादी कर आए, एंड दे वर सरप्राइज, मैं तो मेमन हूँ, ये सिंधी है, हमारे यहाँ से थैलेसीमिया का बच्चा आ गया। सो जैसे नईम ने कहा कि 8% ऑफ मेमन्स आर कैरिंग थैलेसीमिया, 6% ऑफ सिंधीज आर कैरिंग, उनकी आपस में शादी होगी तो हो सकता है। यहाँ पे माशरे में सुधार की और इस्लाह की ज़रूरत है। पहले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी गुमान ना करो, हमेशा अच्छा सोचो, और इसमें गुमान से भी बचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और इसमें कि जी कज़न तो नहीं हूँ मैं, फिर कैसे हो गया? तो ये आपके प्रोग्राम के तहत एक आम आदमी तक जो आज के दिन का अहम तरीन मैसेज है। मिसाल के तौर पे हमारे एक थैलेसीमिया होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन डी पंजाब और एक है हीमोग्लोबिन डी ईरान। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ अपनी टीम से कि भाई प्लीज़ हीमोग्लोबिन डी लिख दिया करो, पंजाब मत लिखा करो, क्योंकि फिर नाराज़ होते हैं कि हम तो सिंधी, हमारे पास ये पंजाब का हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया कहाँ से आ गया। सो जो गुमान है वो भी इस्लाह की वो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो बीमारी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो उसकी इस्लाह आपके जैसे प्रोग्राम को इसको पॉइंट आउट करना चाहिए कि जी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें एक काला घोड़ा होता है, सफ़ेद घोड़ा, 2 काले घोड़े होते हैं उनके एक सफ़ेद घोड़ा हो जाता है, या 2 सफ़ेद घोड़े होते हैं उनके एक काले घोड़े की पैदाइश हो जाती है। तो जेनेटिक्स में आपके फादर्स में, आपकी नानी दादी में कौन सी जीन कैरी कर रही है, इसीलिए कहते हैं स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि अगर आपके पास जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, उनकी कौन कौन से आप जो टेस्ट है रिव्यू करवाती हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि जो पैदा होने वाला बच्चा है उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि ना एक हार्मनी टेस्ट भी होता है, ऐसे बहुत सारे आगे जाके लेटर इन द मंथ्स ऐसे टेस्ट आते हैं, तो ज़रा प्लीज़ शेयर कीजिएगा हमारे साथ। देखें, जो हमारे पास सबसे पहले तो ये सारी टॉक सुन के मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब आपके पास बच्चियां आती हैं तो हमें उस वक्त हमारे पास बहुत अच्छा वक्त होता है पूरी फैमिली को काउंसिल करने का, एंड आई थिंक दैट इज अ टाइम एंड दे आर वेरी वेरी रिसेप्टिव। वो सुनना चाहते हैं और वो सुन भी लेते हैं और आगे शायद फैमिली में वो बात फैला भी दे। अच्छा, जहां तक बात है कि इन्वेस्टिगेशंस हमें क्या करानी होती हैं, नॉर्मली हम अपनी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं जो WHO रिकमेंडेशन के साथ होती है, उसमें CBC टॉप ऑफ द लाइन है। अब हमने फेरेटिन भी कराना शुरू कर दिया है। अगर किसी का CBC में हीमोग्लोबिन लो आता है या फेरेटिन लो आता है तो फिर हम एनीमिया या थैलेसीमिया की लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हैं। इसके अलावा बाकी टेस्टिंग जो होती है वो डायबिटीज से रिलेटेड है, इन्फेक्शियस स्क्रीनिंग है, वो सारे काम किए जाते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जहां हम कहते हैं कि हमारे पास 70% ऑफ द फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट हैं दे आर एनीमिक, यानी उनके अंदर आयरन की कमी है, खून की कमी है,
उसी तरह उसी के साथ साथ दूसरे एंड पे अगर देखा जाए तो ओबेसिटी भी बहुत कॉमन है। तो एक तरफ तो मोटापा इतना ज्यादा बढ़ गया है, दूसरी तरफ एनीमिया इतना ज्यादा बढ़ गया है। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग इन बिटवीन दीज टू। यहाँ डाइटरी चॉइस एंड न्यूट्रिशन जो गैप है, जो अंडरस्टैंड नहीं करते लोग, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अच्छे घराने वाले, अच्छे सोशल स्टेटस वाले लोग भी जो है वो भी एनीमिया के साथ आते हैं। तो वहाँ हाले का वजन बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी है, अफोर्डेबिलिटी भी है, लेकिन चॉइस ऑफ राइट फूड इज नॉट देयर। सो जहाँ हम काउंसलिंग की या अवेयरनेस की बात करते हैं कि ब्लड डिसऑर्डर्स की अवेयरनेस दें, उसके साथ साथ आई थिंक दे शुड बी प्रॉपरली काउंसल फॉर द राइट फूड जो आपको खाना चाहिए शादी से पहले, आई मीन प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी में भी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर किसी की कोई डायग्नोसिस आ जाती है, जैसे कि थैलेसीमिया माइनर अगर कोई शादी से पहले ही या आइडेंटिफाई हो गया या प्रेगनेंसी में आइडेंटिफाई हो गया, तो फिर उनको थोड़ा वक्त देके समझाना चाहिए। सिर्फ उसको नहीं, हमारे यहाँ आपको पता है कि फैमिली जो शादीशुदा जो कपल होता है उनके ऊपर जो फैमिली होती है उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उनका ज्यादा रोल होता है। तो आई थिंक वी बीइंग डॉक्टर हमें टाइम देना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम 10 मिनट में हम कहें कि जी बस ये करा के आ जाओ। इफ देर इज नो अंडरस्टैंडिंग, अगर वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसकी सिवियरिटी को, इंटेंसिटी को नहीं समझेंगे, तो वो उसको कभी भी नहीं कराएंगे। और अगर उनके पेरेंट्स भी समझेंगे तो फिर हो सकता है कि आइंदा आपको उनकी फैमिली में कराना ही ना पड़े, वो पहले से ही करा के रखें। तो आई थिंक हमें काउंसलिंग पे बहुत टाइम देना है और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की जो आपने ओबेसिटी का पॉइंट जो ऐड किया ना, मैं डॉक्टर सना आपसे और आपसे भी इस वाले से बात करूंगी क्योंकि बच्चों में ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम बहुत है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ जरा मुझे ये जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के वाले से, क्योंकि आपने बात की, तो जरा इसके वाले से बताएं इसकी ज़रूरत का पेश आती है। अब एक इटली से एक प्रोफेसर हैं कि जो मुझे बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सप्लोर करना है पाकिस्तान, इंडिया, इन मुल्कों में काबिल प्रोफेसर, दुनिया का टॉप। हम परेशान भैया, दुनिया का इतना बड़ा प्रोफेसर को पाकिस्तान में कहाँ से इंटरेस्ट हो गया? पता चला उन्होंने अपने सारे पेशेंट ख़त्म कर दिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके। अब उनके पास दुकान बंद हो रही है बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट। अगर सऊदी अरब से कोई आ गया, गल्फ कंट्री से कोई आ गया तो आ गया ट्रांसप्लांट कराने इटली में। Italy is a pioneer of bone marrow transplant, and then Lucrelli's team is the pioneer team of bone marrow transplant. They have the largest data. मगर क्या कि इतना काम कर दिया माशाल्लाह कि उन्होंने अपने मुल्क से 2 तरीके से थैलेसीमिया ख़त्म किया। हमारे पास रिक्शे के पीछे लिखते हैं जी, हमारे माशाल्लाह थैलेसीमिया सेंटर्स वाले बहुत अच्छे से लिखते हैं कि जिस तरह ईरान और इटली में थैलेसीमिया ख़त्म हो गया, इस तरह पाकिस्तान में भी ख़त्म करो। भाई ऐसे हो गया ना कि पहले तो आपने शादियाँ नहीं होने दी, तो पैदा एक तरह से पानी आने से रोक दिया, और जो आगे थे उनको ठीक कर दिया। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स 5 हैं मुल्क भर में, 5 या 6 हैं जो कि लेस देन 2% ऑफ द रिक्वायरमेंट, लेस देन 10% ऑफ 5% ऑफ द रिक्वायरमेंट पूरी करें। अगर मुल्क में हर महीने 500 बच्चों का ट्रांसप्लांट होना चाहिए तो बमुश्किल तमाम 50 बच्चों का हो रहा है, तो बड़े यूनिट्स बनाए जाएं। अच्छा ऐसे भी इन 450 बच्चों का फिर क्या होता है? नहीं मतलब वो तो हम उससे कहीं ज़्यादा पैसा लगा देते हैं उन पे, उससे 10 गुना ज़्यादा। देखिए समझदारी की बात समझिए कि जो हम उन बच्चों को ट्रांसप्लांट नहीं करते, उनको ब्लड लगाते रहते हैं, आयरन की दवाइयाँ देते रहते हैं। अभी रास्ते में अपनी एक डॉक्टर को समझाता आ रहा था कि मोहतरमा हमारे जैसे सेंटर्स में महीने के 50,000 और जो बड़ा अस्पताल है वहाँ पे महीने के 1.25 लाख रुपए एक बच्चे पे लगते हैं, 1.5 लाख रुपए, और फिर वो हमारा साथ छोड़ जाते हैं 20-21 साल में। वो जो इमोशनल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से वो गुजरते हैं, वो माँ बाप जी तो रहे होते हैं, वो माँ बाप जी नहीं रहे होते हैं। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमें ऑप्ट करना चाहिए। आप जैसे प्रोग्राम से ये बात है, एक आम दोनों गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एक और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमने 5 थैलेसीमिया सेंटर सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे बनते हुए देखे जहाँ चूहे दौड़ रहे हैं कि आप राफेल तो ख़रीद लेते हैं, राफेल उड़ाना नहीं आता आपको। जब आपको राफेल मेंटेन ही नहीं करना होगा तो आपको 5 के 5 गिर जाएंगे ना। तो हमारे इस वक्त 5 बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स NGOs के बनाए हुए, गवर्नमेंट के बनाए हुए, मिलियंस के PC1 एक्सेप्ट हो गया है, ह्यूज बिल्डिंग और यूरोपियन स्टाइल के। ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं, पायलट ही नहीं तैयार किए, इंसान तैयार करें बगैर बिल्डिंग के पे कर लेंगे। मशीन आपने अगर तैयार कर दी लेकिन मशीन को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे अगर स्टाफ ही मौजूद है तो उसको बड़ा नुकसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, आई रिमेंबर व्हेन आई केम टू, मैंने आके आपके हॉस्पिटल में जब शो भी किया था क्योंकि मैंने वहाँ ब्लड डोनेट किया था, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप का पता चला कि लोगों ने सुना नहीं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। तो देयर वाज 1 केस जो कि ऑपरेट हो रहा था आप ही किसमें। देखिए एक तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आपके हस्बैंड का बहुत शुक्रिया, आपकी फैमिली ने हमेशा थैलेसीमिया कॉज को बहुत खुद फिज़िकली आते हैं, ब्लड देते हैं और इसको हमेशा अपने आप प्रायोरिटी पे साल में 1-2 प्रोग्राम ज़रूर करती हैं और पूरे साल आप कि इस पे तवज्जो भी रहती है। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल करे। जब भी आज इस लेवल पे थैलेसीमिया
पहुंच गए। इनको भी मालूम है इंडस अस्पताल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नईम डॉक्टर सबा की टीम का बॉम्बे ब्लड ग्रुप निकाल के देना। हमारे पास कुछ 4 डोनर थे और थैलेसीमिया के हमारे पास 2 बच्चे हैं। एक को तो हमने वो मेडिसिन दी, उससे उनको ब्लड नहीं लगता, जो एक मेडिसिन अल्लाह के हुक्म से हमारी टीम ने इजाद की है, इन्वेंट किए, 20 साल से हो गए बच्चों को ब्लड नहीं लगा। इन पाकिस्तान टोटल पाकिस्तानी काम है टोटल। तो वो उस पर कोई अराउंड 80 आर्टिकल्स हैं, कुछ 6 PhDs हैं, MPhils हैं। एक को तो ब्लड नहीं लग रहा, ब्लेसिंग हुई। ये जो हमारी अफीफ़ा थी, इसको ब्लड लगता था और आपसे मिली भी। और वो और अगेन के उसके वाले साहब ने भी बेचारे ने कोई आई रिमेंबर कोई बाहर रहता था, मुल्क से बाहर से कोई बंदा आकर डोनेट, जी अमेरिका से वो बंदा डोनेट करने के लिए आता था। 2 भाई अमेरिका से आते थे, 1-2 मुल्तान में डोनर थे, 1-2 इस्लामाबाद हरीपुर हज़ारा में डोनर थे। तो 5-6 डोनर से हमने उसके ज़िंदगी के 21 साल गुजारे। मगर जो इंडस अस्पताल और डॉक्टर सबा की, डॉक्टर नईम की टीम ने हमें बहावलपुर से और इन जगहों से अपने थैलेसीमिया ब्लड बैंक से ब्लड करके देते थे। जैसे ही आता था फ़ोन आता था, बॉम्बे आ गया, उसको भेज दीजिए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल टीम वर्क, पूरे सबकी एफर्ट्स थी, डाओ से समरा और डाओ की टीम की, इंडस की टीम की। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल एफर्ट उस बच्चे को, जहाँ उसकी वो हर फादर वाज अ वेरी हम्बल पर्सन। आप देखिए कितना डाउन टू अर्थ। बस लेकिन देखिए ना, वही ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां बच्चों को लाक हो जाती है, तो यकीन माने सिर्फ बच्चा नहीं, बच्चे के साथ जो उनके माँ बाप है ना, वो सब जो हैं वो एक अजियत से गुजरते हैं, पूरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की ना ओबेसिटी, सो ओबेसिटी के भी मैं चाहती हूँ ज़रा मैं आके उसको कवर करूँ और उसका यहाँ पे कितना किरदार है, उससे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या ओबेसिटी का भी खून की कमी से ताल्लुक होता है? ओबेसिटी का ऑफ कोर्स खून की कमी से ताल्लुक डायरेक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्टली ले लें, क्योंकि कई दफ़ा ओबेसिटी में इंसान हेल्दी नहीं होता, अनहेल्दी होता। और हेल्दी ना होने की बहुत सारी वजूहत हैं। अब जैसे आयरन डेफिशिएंसीज की वजह से नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा ओबेसिटी इज़ बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी डाइट, जंक फूड, उसकी वजह से न्यूट्रिशन एनीमियाज होते हैं। साथ में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें भी कई दफ़ा आपका मोटापा आता है। कई दफ़ा आपका सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी हो, उसमें भी मोटापा आना शुरू होता है। कई दफ़ा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और बढ़े हुए हो, जो हम उसके रेगुलरली छोटे बच्चों का टेस्ट नहीं कराते, उसमें भी आपका मोटापा आता है। साथ में जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, इससे आजकल की जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, उसका जो इंसुलिन लेवल कहीं आगे पीछे हुआ है विद कोर्टिजोल, उसका एक बहुत बड़ा रोल जो है ना, ये ओबेसिटी पे है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है स्लीप, अनहेल्दी फूड, जंक, टीवी स्क्रीन्स, नॉन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कुछ नहीं है उसमें। ये सारी चीज़ें आपकी न्यूट्रिशनल वे में आपकी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड मैनी मिनरल्स करती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अक्सर ख़वातीन को देखती हूँ जो अच्छी खासी हेल्दी होती हैं, पर वो बेचारी खून की कमी का शिकार होती हैं, तो वही कहती है कि भाई मैं तो डाइट भी कर रही हूँ, मेरा वजन भी कम है, तो खाती भी कुछ नहीं हूँ, मेरे खून भी नहीं बन रहा, मैं क्या करूँ? आई लव दिस वर्ड, मैं खाती भी कुछ नहीं। मैं खाती भी कुछ नहीं हूँ। असल में चक्कर ये होता है कि व्हेन यू हैव अ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, आई ऑलवेज टेल सारे पेशेंट्स को मैं ये कहती हूँ कि आपकी बॉडी कुछ मांग रही है। जब आपको भूख लग रही है, जैसे अक्सर कहेंगे मुझे लेकिन भूख बहुत लगती है, ठीक है, मैं कुछ खा नहीं रही लेकिन भूख बहुत लगती है, तो बॉडी विल कांट से वो मैसेज तो टेक्स्ट नहीं कर सकती प्लीज रिप्लेनिश आयरन, प्लीज रिप्लेनिश विटामिन डी। तो बॉडी आपको सिग्नल देती है कि आप मुझे कुछ न्यूट्रिशन दें। आप उस सिग्नल को अगर बर्गर में या फ्राइड चिकन में या अनहेल्दी बिस्किट्स में कन्वर्ट करेंगे तो बॉडी फिर और मांगेगी, बॉडी फिर बोलेगी प्लीज रिप्लेनिश मोर। जैसे रात 12-1 बजे की कुछ बहुत क्रेजी क्रेविंग्स होती हैं। सो हम एक्चुअली बॉडी को वो नहीं दे रहे होते जो उसको चाहिए होता है, और वो दे रहे होते हैं जो नहीं चाहिए होता। जो नहीं चाहिए होता वो क्या करेगी? वो स्टोर करेगी, वो कहेगी ठीक है ये तो मुझे नहीं चाहिए, रख दो फ्रिज में। अब दो दोबारा और कुछ जो मुझे चाहिए, चलो तुम जाके कब्र पे जाके बैठो। Yes, और तो वो constant craving, actually a lot of time I tell people your constant craving is a sign that there is something missing. आपको you know, and a lot of times actually कुछ दफ़ा लोगों को भूख लग रही होती है because they dehydrated. अगर आपके अंदर पानी की भी कमी होगी तो अब भी आपको भूख लगेगी। अगेन बॉडी टेक्स्ट तो भेज नहीं सकती प्लीज, शायद आगे जाके हमारे अंदर कोई ऐसी चिप फिट हो जाए कि बॉडी बता दे कि प्लीज रिप्लेनिश वाटर। साइंस इतनी तरक्की कर वॉच आपको बोल दे टाइम टू रिप्लेनिश, एआई वाली चिप हो जो बता दे कि इस वक्त आपके साथ ये करने की जरूरत है, अभी ये कमी है, वो कमी। स्लीप स्मार्ट वॉचेस तो बताती है कि बोर्ड की वॉक कर लो। तो एग्जैक्टली तो हो, लेकिन द थिंग इज दैट ऑल दीज थिंग्स
लीड टू, अच्छा जैसे डायबिटिक्स में मैग्नीशियम डिफिशिएंसी होती है, दे लूज मैग्नीशियम। सो अब ये जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इतना पॉपुलर हुआ है, नाउ वी फाउंड एन एसोसिएशन के इस वजह से वो जब हम रिप्लेनिश करते हैं, दे ऑल ऑफ अ सडन से मस्कुलर वीकनेस हमारी बेहतर हो गई है, हमारी नींद बेहतर हो गई है। यू नो स्लीपिंग पिल्स लेते थे, आप अक्सर डायबिटिक देखें उनको वो यही कंप्लेन करते थे, नींद सो नहीं पाते हम रात को। So there is a deficiency, the body is screaming, crying out. अगर आप उसको सही कर देंगे तो वो सही होगी। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब ने कहा कि यस गुर्बत है, लेकिन ये सारी चीज़ें को एक्सेस करना इज़ नॉट महंगा। हाँ। आपका आयरन जो है वो पालक में है, चुकंदर में है। पालक तो घर पे आप गमले में उगा लें, तो आयरन डिफिशिएंसी तो होनी ही नहीं चाहिए अगर हर कोई पालक हमारे चाहिए। हाँ, तो ये इन डिफिशिएंसीज को रिप्लेनिश करने के लिए महंगी महंगी विटामिन्स लेने की नहीं ज़रूरत। ये सब्जियों फल से आप आराम से रिप्लेनिश आराम से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर वो ओबेसिटी की वजह से कंसीव करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, मैं ज़रा क्विकली इसका जवाब चाहूँगी। देखिए, जब ओबेसिटी होगी तो डेफिनेटली जैसे डॉक्टर ने अभी बताया कि इनोस्टॉल बढ़ा हुआ होता है, इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन लेवल आपके बाकी हार्मोन्स पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एग की फॉर्मेशन और उसकी क्वालिटी और उसका रिलीज फ्रॉम ओवरी, ये दोनों ये सब के सब सप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो या तो प्रेगनेंसी हो नहीं पाती, और अगर होती है तो मिसकैरेजेस में ज्यादातर एंड अप हो जाती है। दैट इज हाउ इट इज क्वाइट रिलेटेड विद द इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी, एंड रिस्क ऑफ मिसकैरेज बढ़ता है। तो हमारे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि ओवरफेड होते हैं, येट दे आर माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं। एंड आई वुड अग्री विद द डॉक्टर साहब, डॉक्टर इब्राहिम थे शायद, कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इज वेरी वेरी कॉमनली सीन इन ऑल दोज वुमेन जो है तो प्रेग्नेंट है या फिर सबफर्टिलिटी के साथ आती हैं। तो आई थिंक राइट चॉइस ऑफ फूड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी अवेयरनेस और उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आपने जैसे कहा कि पालक तो हर जगह मौजूद है, लेकिन पालक को छोड़ के लोग पापे डबल रोटी या चाय के साथ खा लेते हैं, या फिर जो है वो दे ऑलवेज गो फॉर द हाई कार्ब हाई कैलोरी डाइट। और जो ओबीस लोग होते हैं ना, उनके अंदर एब्जॉर्प्शन डेफिशिएंसी भी होती है, और प्लस उनकी डिमांड भी फॉर करेक्शन ऑफ एनीमिया ज्यादा उनके लिए चाहिए होती है। अगर उनका वॉल्यूम ज्यादा है तो उनकी आयरन एब्जॉर्प्शन भी कम होती है, एंड दे आर फाउंड मोर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। सो सबसे पहले वही वाली बात है कि पानी की हमारे लोगों के कहने पे, फर्ज करें जी कोई कह रहे जी मेरा तो आज का खून बहुत बड़ा, मेरे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैं फलाने सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, तो हम तो लोगों के कहने पे भी जो कहते हैं हम वो सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। ये जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, जो फॉलिक एसिड जो है, वो अगर हम डॉक्टर के मशवरे के बगैर लेना शुरू कर दे तो क्या ये दुरुस्त है? ये फंसा तो नहीं देंगे आगे हमें? अच्छा देखिए, फॉलिक एसिड जो है बहुत जल्दी जिस्म से ख़त्म भी होता है, रिप्लेनिश भी हो जाता है। फॉलिक एसिड के स्टोर्स जो हैं वो बहुत लंबा नहीं रहते हैं बॉडी के अंदर, सो इसलिए फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी कॉमनली हो जाती है अगर आप कुछ अरसा भी ना लें, 15-20 दिन महीना भर भी। और फॉलिक एसिड की वैसे जो रूटीन रिक्वायरमेंट है दैट इज़ नॉट बिग रिक्वायरमेंट, बहुत मामूली सी मिकदार में आपको डेली रोज़ आपने एक लेनी है। नहीं, वैसे कह रहा हूँ कि जो आप खुराक में ले रहे हैं, यानी जो आपके इंग्रेडिएंट्स में है, तो दैट फॉलिक एसिड शुड नॉट बी कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपको चाहिए, बहुत मामूली सी मिकदार चाहिए होती है टू रिप्लेनिश या टू प्रिजर्व योर बॉडी स्टोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। सो इसलिए फॉलिक एसिड की कमी अमूमन उस वक्त हमें देखने को मिलती है जब आप बहुत ही ज़्यादा यानी अपनी खुराक का ख्याल नहीं कर रहे या स्ट्रेस बढ़ा है बॉडी पे। अब स्ट्रेस बढ़ने के रीजंस हैं, जैसे प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के अंदर बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इतने आपके मुकाबले हर चीज़ से इतने कंपैरिजन्स हैं, तो ये तो वैसे भी उसके अंदर मतलब स्ट्रेस मतलब जो फिजिकल स्ट्रेस है या मेटाबॉलिज्म है बॉडी का जब जहाँ पे बढ़ रहा है। अब प्रेगनेंसी के अंदर इसीलिए फॉलिक एसिड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ के अंदर भी फॉलिक एसिड का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा कुछ हमारी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमियाज हैं, और कुछ ऐसे एनीमियाज हैं बच्चों में भी मिलते हैं, बड़ों में भी मिलते हैं, हिमोलिटिक एनीमिया उनको कहते हैं, तो उनके अंदर भी जब सेल्स लूज हो रहे होते हैं तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी सेकेंडरी हो रही होती है, तो वहाँ पे फॉलिक एसिड की इंपॉर्टेंस है। बट फॉलिक एसिड को इस तरह से लेने में कोई वैसे मुज़ायका नहीं है, बट ये है कि यूजली एक शॉर्ट कोर्स ऑफ फॉलिक एसिड इज इनफ टू रिप्लेनिश योर स्टोर्स। और वो शॉर्ट कोर्स कितने से का होता है? यूजली हम 15 दिन के लिए प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि जी 15 दिन के लिए आप फॉलिक, अगर हमें लगता है किसी को डेफिशिएंसी हो रही है या मैनिफेस्टेशंस हैं लाइक फॉलिक एसिड की एक एसोसिएशन हम यूजली म्यूकोसाइटस या माउथ अल्सर्स के साथ भी देखते हैं। तो जब हम इस तरह की चीज़ें को देखते हैं या कुछ ऐसी फाइंडिंग्स देखते हैं तो हम कहते हैं 15 दिन के लिए या महीने के लिए आप फॉलिक एसिड ले लें, एंड दैट इज़ वो सबको मालूम है उस टैबलेट का, वो 5 मिलीग्राम की एक टैबलेट फॉलिक एसिड, एंड दैट इज़ इनफ। सही। डॉक्टर साहब, बच्चों को हम फॉलिक एसिड दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मिथाइलेशन कोल्ड एक वर्ड है, मिथाइलेशन होता है, मिथाइलेशन एक प्रोसेस है,
और इसमें आप बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। विद विटामिन सी दें, आयरन के साथ दें। मिथाइल फोलेट, बेसिकली मिथाइल फोलेट इज द मेन ड्रग जो आयरन के साथ हर सप्लीमेंट्स के साथ आता है, और विटामिन सी इज टू अब्जॉर्ब द आयरन एंड मिथाइल फोलेट। बिल्कुल आप दे सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी जब आयरन देते हैं तो ये बात ये इंपॉर्टेंट है, फिजिशियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि साथ में विटामिन सी दें, बिकॉज उससे एब्जॉर्प्शन बढ़ती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात पता चले वरना कोई फायदा नहीं होगा। जो डॉक्टर साहब ने कहा गो फॉर ग्रीन, दैट्स इट। मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने मुश्किल बनाया है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, वरना ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप गो फॉर ग्रीन से आप सब कुछ ले सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर इरम के आगे से क्लास पे थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और आपने जिससे भी बात की है कि इसका मतलब है कि अगर हम फॉलिक एसिड हम अकेले ले रहे हैं, हमें पता नहीं कि इसका विटामिन सी का भी होना कितना ज़रूरी है कि वो बेचारे उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इस पर भी हमें एक शो करना चाहिए कि बहुत सारे मल्टीविटामिन ऐसे हैं कि हमें पता ही नहीं है। कुछ लोग खाली पेट भी मल्टीविटामिन जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उनको खाने के साथ जो है वो खाना चाहिए। लॉट ऑफ थिंग्स आयरन है, इसका मैं बता दूं, आयरन जो है वो बिफोर ब्रेकफास्ट 1 घंटे पहले या आफ्टर 1 घंटे बाद, क्योंकि इसकी अब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना इसका कोई फायदा नहीं। हमारे यहाँ चाय बहुत पी जाती है चाय के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बीमारी से जब लड़े होते हैं, वो चाय पापा खाते, चाय बिस्किट खाते, वो कहते हैं हमारा नाश्ता हो गया, दवाइयाँ लेकर आओ। तो उसके ऊपर फिर वो हैवी किस्म की जो दवाइयाँ हैं वो ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं, इनके बारे से बताइएगा कि इनको इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ख्याल करना चाहिए? जी, एक तो मैं थोड़ा सा बस उसमें ऐड ऑन कर दूं, जो सस्ती चीज़ों की बात हो रही थी कि मैं तो अक्सर समझाता हूं कि मैं जानबूझ के हम में से कोई भी महंगे आइडिया नहीं देते। जब हम मिडिल क्लास और मिडिल क्लास गांव देहात के लोगों से बात करते हैं कि आलू उबाल के उसमें कीमा डाल के इसको दे दो। डॉक्टर साहब, गोश्त नहीं खाते बच्चे, तो भाई आप आलू उबाल के उसमें कीमा डाल के आप खजूर दे दें। जो ख़वातीन आती हैं हीमोग्लोबिन कम के साथ, डॉक्टर साहब कह रही थी, तो उनको खजूर का शेक है और रोज़ाना के 2-3 खजूर खा लें। खजूर का शेक बेस्ट कॉलेजन है उसमें। और ये सारी बातें होनी सस्ती तरीन, पाकिस्तान में खजूर सस्ता तरीन है। छोटे वाले हरे सेब सस्ते तरीन है, लोबिया है, किडनी पालक सबसे सस्ता वही चीज़ है, पालक है। और फिर अच्छा, बच्चों को तो अपना कोटिंग करके देना है आपको ना, बच्चों को उसको बड़ा अट्रैक्टिव करके केचप थोड़ा सा कोने पे डाल दिया और अपने आलू को उसके साथ करके। तो न्यूट्रिशन दवा हमें डॉक्टर वो आखिरी आदमी होता है जो दवा लिखता है, उसकी कोशिश यही होती है, ख्वाहिश यही होती है। हार्ट पॉटी को ख्याल रखना है। छोटे बच्चों में हार्ट पॉटी आती है, उनका ब्लड लॉस होता है नीचे से, उसके से उनका HB कम होता है। पेट के कीड़ों पे नजर रखनी है, बता रही होती है पेट खुजली होती है, कीड़े नजर आ रहे होते हैं, बाबा 2 दिन की दवा, एक सिंगल स्टेट दवा है वो दे दो, उसके पेट के कीड़े तो साफ करो। मट्टी खा रहा होता है, जो बच्चा मट्टी खा रहा है, जो लड़की को मट्टी खाने का दिल चाह रहा है, जिस खातून को दिल चाह रहा है कि वो चूना खरच के दीवार से खा लें, तो दिस इज आयरन डेफिशिएंसी। दिस मैसेज शुड बी गिवन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। थोड़ा सीमेंट खाया क्रंची सा होता है। हाँ, तो इसका मतलब ये कि उसको आयरन की डेफिशिएंसी है और आप उसको सिंपल आयरन रिप्लेस करें। और हम सारे डॉक्टर्स एक ज़बान होकर कह रहे हैं कि हम दवा से ज़्यादा खुराक पे यकीन रखते हैं, और सस्ती खुराक आपके पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र इतनी अवेलेबल है कि आप उसको कर सकते हैं। खून पतला करने वालों के लिए सबसे अहम तरीन मैसेज ये है कि जी बेशुमार लोग हैं कि जो एस्कार्ट के ऊपर हैं और कार्डियक डिजीज़ की वजह से, बेशुमार लोग हैं कि जो ख़ासतौर पे प्रेगनेंसी में आजकल क्लैक्सिन और एस्कार्ट इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो किसी भी इन्वेसिव प्रोसीजर, आप दांत निकलवाने जा रहे हैं, ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब कोई ऐसा टाइम आने वाला है कि जैसे प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, तो आपको एस्कार्ट रोकनी चाहिए, वरना अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है जो नहीं रोकी जा सकती। अगर कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाए थिनर्स पे रहते हुए कि नाक पे चोट लग गई, मोटरसाइकिल से गिर गए, गाड़ी से टक्कर हो गई, तो फौरी तौर पे पहला काम ये करें कि एस्कार्ट बंद करें। और जो भी आपके जो ब्लड थिनर आप ले रहे हैं, अब अगर हम उतनी रेयर कंडीशंस की बात करें, देयर आर कंडीशंस के जहाँ पे बच्चों को ज़िंदगी भर खून पतला करने वाली दवाएं दी जाती हैं, तो उसका तो जाहिर सी बात है, मगर एक प्रिंसिपल हमने जिक्र कर लिया कि खून पतला करने वाली दवाइयाँ जो लोग लेते हैं उनको जाहिर सी बात है, कहने की बात नहीं कि उनको चोटों को अवॉइड करना चाहिए, उनको लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना चाहिए, मार पिटाई को अवॉइड करना चाहिए। और अगर प्रोसीजर्स उनको रोकना है दवाई, 72 आवर्स पहले आपको कोई दांत निकलवाने जा रहे हैं तो 72 घंटे। एस्कार्ट के बारे में तो कहते हैं कम से कम 5 दिन पहले रोक दो। एस्कार्ट लॉन्ग एक्टिंग है, लंबा काम करती है, मगर 72 घंटे पहले आप एस्कार्ट रोकें, फिर प्रोसीजर करें। आज के शो से मैंने आई हैव लर्नड अ लॉट। मैं आज के शो से, क्योंकि हमारी डिस्कशन चलती है जब आप बड़े आपके पैनलिस्ट मौजूद हों, लेकिन एक चीज़ जो मैं पता नहीं कब से कहती आ रही हूँ, मुझे लगता है मैं अपने मरने से भी 1 मिनट पहले तक शायद वसीयत में भी लिख जाऊँ कि बेटा खून ज़रूर डोनेट करना है। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि जो थैलेसीमिया का बच्चा एक पेशेंट होता है, आपकी एक खून की बॉटल 3 कीमती जानें बचा सकती हैं। प्लीज़ ज़रूर खून डोनेट करें। और ऑफ कोर्स ये एक बड़ा नेकी का काम है और अल्लाह पाक ऐसे नेकी का काम खाली हाथ जाने नहीं देता, तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।